बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की बेहद हाई प्रोफाइल सीट से बहुत ज्यादा चर्चा में रहे और लगातार चुनावों के जरिए अपनी पहचान बना चुके जन नेता की छवि रखने वाले विजय बघेल जी। बहुत स्वागत करूंगा। बीजेपी के फिर से उम्मीदवार हैं दुर्ग से। विजय जी, आपका बहुत स्वागत है। विजय जी, सबसे पहला सवाल तो यही, कैसे लड़ रहे हैं ये चुनाव इस बार फिर से? पिछली दफे तो 61% से ज्यादा वोट लेकर के आप आए थे और इस बार के चुनाव में क्या अंतर है? रिकॉर्ड तोड़ेंगे अपना या कठिन है? क्योंकि सामने बताया जाता है कि भूपेश बघेल के बेहद करीबी और कांग्रेस के जमीनी नेता हैं राजेंद्र साहू जी। देखिए, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड बनाने वाला हूं। रिकॉर्ड बनाते हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहन युवा साथी, रिकॉर्ड बनाती हमारी यहाँ की देवतुल्य जनता। और इस बार जनता ने भी ठान दिया है और हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने भी ठान दिया है, इस बार अपने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और इस बार और अधिकतम वोट से जीतकर इस लोकसभा को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। ये उनकी दृढ़ता, उनकी संकल्प शक्ति आज चारों ओर दुर्ग में गूंज रही है। मैं तो एक प्रतीक के रूप में प्रत्याशी हूं, लेकिन यहाँ हवा चल रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी की। यहाँ हवा चल रही है देशभक्ति की, राष्ट्र प्रेम की। और माननीय विष्णुदेव साय जी ने जो इन चंद दिनों में, चंद महीनों में, 3 महीनों में जो अपने संकल्पों को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रही है, मोदी गारंटी को लगातार पूरी कर रही है, उसका प्रतिफल है कितने उत्साहजनक ढंग से यहाँ वातावरण बना हुआ है। ठीक है विजय जी, लेकिन जो दुर्ग लोकसभा सीट का समीकरण है वो देखिए, कुर्मी और साहू समाज जो है उनकी बहुतायत है वहां पर और बहुत दबदबा रखते हैं। अब बताया जाता है कि जातिगत समीकरण बड़े अच्छे साध लिए हैं कांग्रेस ने, साहू समाज से कैंडिडेट दे दिया है। एक ये फैक्टर है। क्या ये फैक्टर आपको लगता है कि चिंता करने के लिए काफी है आपके, या आपको लगता है कि मोदी मैजिक के सामने कोई फैक्टर नहीं चलेगा? जहां तक व्यक्तिगत मेरे संबंधों का सवाल है जी, साहू समाज के साथ साथ सभी समाजों से मेरा बहुत आर्थिक संबंध है। सबके सुख में, दुख में, अनेक कार्य के उम्र में मेरा हमेशा जाना आना होता है। और साहू समाज तो ऐसा समाज है जिनके मन में कूट कूट कर जन सेवा और राष्ट्र सेवा भरी थी। आज आप देखें तो ये समाज इतना संगठित हुआ है मां कर्मा के आशीर्वाद से कि दूसरे जो समाज है उनको दिशा और दशा देने वाले थे। और ये समाज के जो ओहदा पुरुष रहे माननीय ताराचंद साहू, वो मेरे गुरु रहे। उन्होंने ही मुझे भारतीय जनता पार्टी को प्रवेश दिलाया, माननीय रमेश बैस जी और माननीय ताराचंद साहू जी। तो ये मेरा उनसे बहुत आत्मिक संबंध था। और माननीय ताराचंद साहू जी राजनीति और समाज दोनों तरफ समाज वो उनके इज्जत और सम्मान थी, मगर कभी भी राजनीति और समाज को उन्होंने एक करके राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं किया। वो सर्वमान्य नेता थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा जाना। और आज मैं जिस गांव में पैदा हुआ, जो गांव मेरा है भातरीपुर जी, ग्राम बुरला, वहां लगभग 75% साहू समाज के लोग रहते। हम लोग तो मात्र 2-3 घर के थे, अब बढ़ के बंटवारे में हम लोग 8-10 घर हो गए। ठीक है, मेरी हमेशा से आत्मिक रिश्ता उन समाज से रही है और वही बढ़ते हुए उम्र के साथ और प्रगाढ़ होती गई। तो आज ऐसा नहीं है कि साहू समाज मेरे प्रति भी व्यक्तिगत रूप से की भावनाएं हैं और देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम के प्रति भी और जन सेवा के प्रति भी कुर्मी समाज का बराबर झुकाव है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस दिशा में काम कर रहे हैं, ठीक, उनके साथ ये साहू समाज पूरी तरह अपनी लगन और मेहनत से लगी थी। और माननीय मोदी जी खुद कहते हैं कि वो खुद साहू समाज से आके जो तेली समाज है गुजरात का, उसी समाज के वो है। ठीक है, तो इस तरह सामाजिक समरसता की भाव जिस तरह माननीय मोदी जी ने बनाया,
ठीक है विजय जी। हमारे आदरणीय साहब एक महत्वपूर्ण सवाल जी विजय जी, मेरा जो है वो जाहिर सी बात है कि बहुत मौजूद सवाल है कि सांसद रहते हुए पाटन से चुनाव हुआ, बीजेपी के इतने अच्छे नंबर आए, लेकिन उसके बाद भी पाटन में जो कुछ हुआ, भूपेश बघेल वहां से जीत कर आ गए। ऐसे में अब वो जो गड़बड़ी हुई थी, वो जो कमी रह गई थी, उसे कैसा पूरा करेंगे आप? सुन पा रहे हैं विजय जी हमें? लगता है विजय जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे जुड़ने की, लेकिन यहां पर हम बता दें अपने दर्शकों को कि जो समीकरण है दुर्ग लोकसभा सीट का बड़ा बेहद दिलचस्प है। राजेंद्र साहू कांग्रेस प्रत्याशी हैं, बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल जी हैं, सांसद ऑलरेडी हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ उस दौरान लड़े और वहां से विधानसभा पाटन से वो हारे। पर उनकी ये जो कोशिश थी, क्योंकि भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ना बीजेपी के किसी भी दिग्गज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। विजय बघेल जी ने पार्टी के निर्देश पर उसे स्वीकारा। बहुत कम समय उन्हें मिला था विधानसभा चुनाव की तैयारी का, क्योंकि कोई भी ये मानकर नहीं चल रहा था कि एक सिटिंग सांसद को, एमपी को पार्टी विधायक के तौर पर सीएम के सामने उतार देगी। तो ये भी एक बड़ा समीकरण था जिसकी वजह से विजय बघेल जी को और मुश्किलें हुई थी। आपको बता दें कि दुर्ग लोकसभा सीट में कुल 9 विधानसभा सीट आती है, जिसमें पाटन, दुर्ग जो तमाम जो सीटें हैं, ये 7 सीटें जो हैं इसमें से बीजेपी के पास है। 2 सीटें अगर मैं बात करूं पाटन और भिलाई नगर, यहां से देवेंद्र यादव जीते हैं। मैं वापस आ जाता हूं। विजय जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी विजय जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि पाटन में क्या कमी रह गई थी, क्या दिक्कत थी, और अब वैसा कुछ नुकसान ना हो उसको पूरा करने के लिए, उसे पाटने के लिए क्या कर रहे हैं आप? नहीं, कोई कमी नहीं रही, कोई कसर बाकी नहीं छोड़े थे। चुनाव लड़ रहे थे और लगभग 75,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। वहां मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे जी, हम उनके सामने थे और पूरे ताकत के साथ हमारे कार्यकर्ता भाई बहन लगे। जनता के मन में भी अफवाह था जी, मगर 4 दिन में जो स्थिति परिस्थिति बनी, उस समय क्या 2-3 कारण ऐसे हुए जिसके कारण इस चुनाव में हम पिछड़ गए जी। एक तो ये कि पूरी मीडिया कह रहे थे, पूरे सर्वे कह रहे थे कि कांग्रेस जीत कर आ रही है, कांग्रेस आ रही है, पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी जी। ये संदेश पाटन तक भी पहुंचा और कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं ने, भूपेश बघेल जी के कार्यकर्ताओं ने इस बात को और ज्यादा जोर शोर से फैलाया कि कांग्रेस सरकार बना रही है और हमारे मुख्यमंत्री अगर नहीं रहेंगे, हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री है, तो क्यों हम मुख्यमंत्री को, ये भ्रम की स्थिति लोगों के मन में जाए। ठीक है। दूसरी बात, मेरे प्रति भी प्रेम जागृत हुआ उनका, ऐसा नहीं है कि मेरे प्रति वो कोई नाराजगी व्यक्त थी कि चलो ना भैया को अब सांसद बना देंगे, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, दोनों हमारे हाथ में रहे, एक सांसद भी रहे और विधायक भी, मुख्यमंत्री भी रहे। ये भाव उनके मन में जागृत किए वो लोग कांग्रेस के लोग, और उसका फायदा उनको मिला। दूसरी ओर अपार पैसा था, भ्रष्टाचार के पैसे थे, तो कुछ लोग जो छोटे मोटे लोभ लालच में आ जाते हैं, ऐसे लोगों को भी उन्होंने उसका लाभ उठाया। ठीक है। तो ये कारण बना, ये 2-3 कारण थे जिसके कारण हम पाटन में पिछड़ गए। ठीक है। नहीं तो चुनाव 100% भारतीय जनता पार्टी की को लेती। ठीक है। आप जानते हैं विजय जी कि न्यूज 24 बिल्कुल जमीनी बात करता है, और चूंकि आप दुर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं चाहूंगा कि अब दुर्ग से जुड़े सवालों का हम रुख कर लेते हैं, तो मैं बस आपसे ये जानना चाहूंगा कि दुर्ग के लिए अब तक आपकी पार्टी ने या आपने स्पेसिफिक दुर्ग के लिए कौन से 3-4 बड़े काम किए जिनका आप उल्लेख करना चाहें? काम बहुत किए हैं आपने, मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं देख रहा था, लेकिन ऐसे कौन से 4-5 काम है जिन्हें देखकर बड़ा संतोष होता है आपको कि ये 5 साल में मेरी ये बड़ी उपलब्धियां हैं? पहली बात तो है IIT का निर्माण चल रहा था जी, बिल्डिंग बन रही थी, मैंने सतत 3 बार वहां का दौरा किया। जो धीमी गति से काम हो रहे थे उसमें तेजी आई और आज IIT बिल्डिंग में IIT की क्लासेस लगनी शुरू हो गई जी। ऑनलाइन माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन किए
माननीय मुख्यमंत्री की वो उपस्थित थे, मैं सौभाग्य से हूँ। जी। दूसरा हमारा EMI हॉस्पिटल जो श्रमिकों के लिए हॉस्पिटल है, वो सर्व सुविधा युक्त बिल्डिंग बनकर तैयार है, उसका भी लोकार्पण होना बाकी है। वहां पे गतिविधियां शुरू हो जाए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से। एक तो हमारा शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य जी। आवागमन की दृष्टि से हमारे यहाँ दुर्ग स्टेशन जो हाईटेक बन रहा है, जो हिंदुस्तान में अनेक और स्टेशन है, उसमें दुर्ग का भी नाम, फिर भिलाई नगर, भिलाई चीज और हमारा कुर्सी पार्क, ये जो कुर्सी पार्क होता हूँ मैं पावरमारी, तो ये सब स्टेशन ही अपग्रेड हो रहे हैं। अंडर ब्रिज का निर्माण बहुत सारे हुए, 4 ओवर ब्रिज का निर्माण हमारे नेशनल हाईवे नंबर 43 में हुआ। इसके अलावा जो रेल लाइन की सर्वे रुकी हुई थी इधर अपने बेमेतरा साइड, उसकी सहमति हमें मिल चुकी है। ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से जो प्रमुख काम हुए ये सब है। और आगे क्योंकि सरकार हमारी समरूप नहीं थी राज्य में, ठीक है, डबल इंजन की सरकार नहीं थी, इसलिए हम बहुत सारे काम और करने से नहीं हो पाया। अब चूंकि डबल इंजन की सरकार है, तो आगे जो कार्यक्रम होगा, आगे जो कार्यकाल होगा, वो उसमें बहुत कुछ करने की संभावना प्रगाढ़ हो गई। ठीक है। तो जब आप भविष्य की बात कर रहे हैं तो मुझे 3 ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट बताइए सर आपके कि डबल इंजन की सरकार, अब तो कोई रीजन नहीं रह जाता कि वो सपने आपके और दुर्ग के साकार ना हो। ऐसी कौन सी नजर है आपके 3 बड़े काम करने हैं आपको, जो 5 साल के अंदर दुर्ग की धरती पर जनता को सौगातें देनी है? ऐसे कोई 3 आपके दिमाग में बड़े काम हो कोई जो करने जा रहे हैं आप, अगर अगला मौका देती है जनता तो? अभी आप देखें कि हमारे छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र जी, जिसका संयोजक मैं स्वयं था, NCR की तरह HDR जो योजना है वो है अपने SCR। मतलब इसमें जब राजनांदगांव से लेकर दुर्ग और भिलाई और हमारा रायपुर तक के, नए रायपुर तक की योजना बनेगी, उसमें दुर्ग में अनेक सौगातें मिलेगी। और भारतमाला स्कीम भी हमारे दुर्ग से होकर जा रही है, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे यहाँ की है। फिर मेडिकल में हमको और कॉलेजों का इंतजार है, वो हमारा पूरा होगा। उसके बाद जो IT हब बनाने की बात है, हमारे भिलाई शिक्षा थानी भी है, यहाँ बहुत सारे कोचिंग क्लासेस, उसको हम और कैसे नए तरीके से इसमें केंद्रीय जो योजना है जी, उसको हमारे यहाँ क्रियान्वित करके यहाँ के बच्चों को और ज्यादा क्या सुविधा से सकते हैं, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। ठीक है। रेलवे लाइन जो पाटन क्षेत्र से जानी है और बेमेतरा से जानी है, 2 तरीका से कनेक्शन हमारे रेलवे का की शुरुआत हो, उसके लिए हम आगे चलकर प्रयास करें। ठीक है। अब विजय जी देखिए, विपक्ष ने बहुत सोच समझ करके कैंडिडेट उतारा, ये कहा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उनका जो कैंडिडेट है राजेंद्र साहू जी, आपको लगता है कि कोई एक बहुत बड़ा रीजन है जो शायद इस वजह से वो हारेंगे? अगर मैं पार्टी की बात छोड़ दूं तो व्यक्तिगत कैंडिडेट के तौर पर कोई नेगेटिव पॉइंट या इस वजह से आप उनसे चुनाव जीत जाएंगे? व्यक्तिगत छवि की अगर मैं बात करूं, व्यक्तिगत कामों की, क्या आपको लगती है वो वजह? देखिए, कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, व्यक्ति तो फिर प्रतीक होता है और व्यक्ति के आचरण स्वभाव भी बहुत मायने रखते हैं। हो सकता है पार्टियां चुनाव लड़ती है जी, पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस की जहां तक बात करें तो कांग्रेस के कार्यकाल को 5 साल यहाँ स्टेट में लोग देख चुके, 65 साल के उनके कार्यकाल को लोग देख चुके, और 14 साल के माननीय मोदी जी के कार्यकाल को लोग देख चुके। ये जो समीक्षात्मक बातें उभर कर आ रही है, तो वाकई में मोदी जी के प्रति लोगों का झुकाव कई गुना बढ़ गया। सर, एक तरफ आप कहते हैं कि व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, आप कह रहे हैं कि राजेंद्र साहू जी को बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, और सारा क्रेडिट आप एक व्यक्ति यानी PM मोदी जी को दे देते हैं वहां पर। यह थोड़ा विरोधाभास लगता है मुझे आपके बयानों में। नहीं, पूरा देश क्या, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व दे रहा है।
अच्छा, मोदी जी के प्रति पूरा विश्व का झुकाव है। तो मेरा सवाल भी यही था कि इस बात व्यक्तिगत को तौर कहना पर वो- राजेंद्र साहू जी वो- कैसे कैंडिडेट हैं सर आपके सामने? ये कि व्यक्तिगत रूप से मेरा बहुत आर्थिक संबंध है उनसे, मेरा छोटा भाई है। और हम लोग, वो तो जनता आकलन करेगी, मैं उनके बारे में कुछ बोलता ही नहीं, अपने भाषण में उनका नाम ही नहीं लेता। क्यों लोग, मैंने जो किया है उसको लोगों को मेरे को बताना है, और ठीक मेरे है। को जो आगे करना है वो बताना है। ठीक मेरी है, पार्टी ने, मेरी सरकार ने जो किया उसको बताना है, ठीक है, मेरी यहाँ की राज्य सरकार ने किया उसको बताना है, ठीक, और मैं मेरी आगे क्या करने की इच्छा ये बताना है। ठीक। अच्छा वो विजय भले जी, मेरे बारे में बोल रहे हैं, मैं निष्क्रिय हूँ, मैं कुछ नहीं किया, लोग देख रहे हैं। मेरे को किसी को सर्टिफिकेट देने का आवश्यकता नहीं है, ठीक। लोग देख रहे हैं। मैं कुछ करता नहीं, मैं बैठे रहता हूँ घर में, मैं कभी दौरा नहीं करता, लेकिन आज प्रमाण के साथ कहूंगा कि कितनी दौरा मैंने की है, क्या क्या काम मैंने किया है। और इस कार्यकाल में तो 2 साल कोरोना में समय बीता है, पूरा विश्व कितना प्रताड़ित है, कितने भयभीत थे पूरे विश्व में, तो कोरोना काल, उस दौर से हम गुजरे। ठीक, तो बहुत कुछ ज्यादा बताने का आवश्यकता नहीं है। और ठीक है। राजेंद्र साहू जी के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। ठीक, उनकी छवि भी अच्छी है और वो एक युवा है। विजय जी, अंतिम एक हम खास सेगमेंट शुरू कर रहे हैं अपने इस परिचर्चा में, और मैं चूंकि आपसे इजाजत भी ले लूं ऑन एयर ही, और आपको सूचना भी बता दे दूं कि हम 5 सवाल आपसे करेंगे, बहुत छोटे छोटे आंसर चाहेंगे जो जुड़े होंगे आपके विजन और आपकी आगे की रणनीति को लेकर। और अगर हमें मौका मिलता है कि हम राजेंद्र साहू जी का इंटरव्यू करें तो ये 5 सवाल उनसे भी करेंगे, ताकि जनता के सामने बहुत क्लियर कट हो कि दुर्ग के दोनों कैंडिडेट इन 5 सवालों पर क्या सोचते हैं, क्या उनकी रणनीति है। मेरा बहुत छोटे छोटे आंसर की उम्मीद करूंगा। मेरा पहला सवाल यह है कि युवाओं के दुर्ग में रोजगार के लिए, पार्टी की जो नीतियां वो अलग बात है, पर युवाओं के लिए दुर्ग में रोजगार के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, आपके पास क्या विजन है सर? केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है रोजगार की, उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा हम युवाओं को दें, उसके लिए हम काम करें। सिर्फ नौकरी देना ये संभव हो ही नहीं सकता, कोई भी सरकार है सबको नौकरी दे दे यह संभव है जी। जो रोजगार के अवसर है उसको बढ़ावा देना और उसको सरलीकरण करके उसको प्राथमिकता के आधार पर, योग्यता के आधार पर उनको रोजगार मुहैया करा, ये हमारी प्राथमिकता है और हम करेंगे। ठीक है। महिलाओं के लिए भी क्या केंद्र की योजनाओं पर ही आप पूरी तरह निर्भर रहेंगे, या दुर्ग में कोई विशेष आप स्कीम चलाएंगे, कोई विशेष प्रक्रिया, कोई उपक्रम कुछ करके, ताकि महिलाओं के लिए खासतौर से दुर्ग में कुछ अच्छा हो सके? तो विशेषता तो यहाँ सवाल ही नहीं होता, जो योजना चल रही है वही ठीक से क्रियान्वित हो रही। इतनी योजनाएं है महिलाओं के लिए, चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से, उसी को तो लाभ देना है। जनप्रतिनिधि किस काम के लिए रहते हैं, एक कड़ी के रूप में माध्यम बने, जो परेशानी लोगों को आती है उस योजना को लाभ लेने में, उसको दूर करके उन तक उस योजना को पहुंचानी है, उसका लाभ दिलाना है, यही तो काम है जनप्रतिनिधि का। ठीक है, और वो हम करेंगे। ठीक है। एक कोई ऐसा काम विजय जी, जो, क्योंकि आप राजनेता हैं, आप दुर्ग को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने पूरा अपना जीवन खपाया, एक कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि अभी रह गया है और यह काम हो जाएगा तो दुर्ग की सूरत बदल जाएगी, ऐसा कोई आपको लगता है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक बड़ा उद्योग, एक बड़ा उपक्रम, कोई भी, या फिर कोई दूसरी चीज आपके दिमाग में हो कि यह काम अगर हो जाएगा तो दुर्ग को बहुत फायदा होगा? दुर्ग में बहुत सारी छोटे एमएसएमई, उनको संरक्षण देना और अच्छा करना, उनके लिए व्यवस्थित एक कार्य योजना बनाना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है उसको दूर करना, साथ ही साथ हमारा भिलाई से ही संबंधित नंदनी माइंस है, जो नंदनी माइंस में लगभग 3000 एकड़ के ऊपर जमीन वहां है, उसमें और नया उद्योग क्या आ सकता है उस पर पहल करना हमारा एक बड़ा कर्तव्य है और मेरा प्रयास उस पर है। साथ ही साथ जो बेमेतरा इलाका है जहां पर इंडस्ट्री नहीं है और इंडस्ट्री की संभावना है, वहां लोगों से चर्चा करके इस रूप में वहां हम रोजगार के लिए कोई उद्योग वहां स्थापित कर सकते हैं। चाहे शक्कर कारखाना की बात हो, क्योंकि वहां पे बहुत जागरूक किसान है और गन्ना उत्पादन में उनकी
अलग पहचान है। जी तो उनको उनके लिए गन्ना जो शक्कर कारखाना ठीक जो है। कवर्धा क्षेत्र में दोनों उपज है वो मुहैया कराना हमारा ये पहला ठीक। काम है। ठीक है। भूपेश बघेल सरकार देखिए 5 साल सत्ता में रही, जनता ने जनादेश दिया था और जनादेश को सोच के दिया होगा। मैं कह रहा हूं कि लाखों काम किए जो गलत थे, हर चीज गलत थी, लेकिन क्या विजय बघेल जी एक सकारात्मक पॉजिटिव पॉलिटिशियन होने के नाते कोई एक काम ढूंढ पाए हैं आप जो लगता है कि भूपेश बघेल सरकार में यार ये काम अच्छा हुआ? ऐसा बड़ा दिल दिखा पाएंगे आप कि आपको लगता है कि नहीं हाँ इस मामले में हम मानते हैं कि ये काम तो सरकार ने एकमात्र काम ही अच्छा किया? नहीं, मैं पाटन के लिए मान रहा हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ जी कि पाटन के सड़कों को जो एक नया रूप दिए हो चौड़ीकरण के दृष्टिकोण से, मैं दूसरे रूप में आरोप लगाता था उसके ऊपर जी कि उनके लिए पूरा छत्तीसगढ़ शायद पाटन है। लेकिन पाटन में इस तरह के रोड है, मैं खुद मेरे को अच्छा लगता है। लोग हमारे क्षेत्र में आते हैं तो ये दिखता है कि दूरी कम हो गई है, फास्ट रोटेट बन गई है, सब तरफ चौड़ी चौड़ी रोटेट है जी। ये उन्होंने अच्छा काम किया है, मैं उनकी सराहना करता हूँ। बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी साफगोई। और अगर इतनी ही साफगोई से अंतिम सवाल का जवाब दे दें आप कि इन 5 सालों में आपको अफसोस हो कि यार ये काम मुझे करना था इन 5 सालों में, ये मैं ध्यान नहीं दे पाया या किसी तकनीकी वजह से नहीं कर पाए, एक मलाल तो होगा क्योंकि बहुत कुछ किया जाना बाकी है दुर्ग के लिए और हर नेता अच्छा नेता वही होता है जिसको हमेशा मलाल रहता है कि यार ये काम मैं अभी तक क्यों नहीं कर पाया। ऐसा कोई काम आपको लगता है दुर्ग के लिए आप नहीं कर पाए हो जो आपकी बड़ी इच्छा है कि तुरंत कर दिया जाए? इस बार समय जैसे बताया आपको, इस बार जो कोरोना काल में 2 साल बीते और उसका दर्द पिछले 6 महीने और अगले 6 महीने ये रहा, उसके कारण वाकई में नहीं कर पाया। मैंने बेमेतरा रेल लाइन की परिकल्पना की थी इस कार्य का, जो नहीं हो पाया, उसके लिए मेरा पहला प्रयास है। ये मैं पहले भी कर चुका हूँ कई इंटरव्यू में, आज भी आपके सामने। चलिए विजय जी, क्या लग रहा है कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं आप? जनता कितने वोटों से आशीर्वाद दे रही है इस बार लोकसभा में आपको? पिछली बार तो 61% के आसपास वोट ले गए थे आप, इस बार क्या करने जा रहे हैं? आपके पहले सवाल में मैंने जवाब दिया था कि करने वाले और रिकॉर्ड बनाने वाली जनता है और हमारे कार्यकर्ता भाई बहन, उनके मुख से भी ये नारे निकल रहे हैं इस बार और अधिकतम वोटों से। कोई कह रहा है 5 लाख अधिक वोट से, कोई कह रहा है 6 लाख अधिक वोट से चुनाव जीतेंगे। तो उनके जो करने वाले वही जब भी नारे लगा रहे हैं तो हम उसी को आंकड़ा मान लें। विजय बघेल को केंद्र में किसी बड़ी भूमिका में देखेंगे, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री के तौर पर हम? वो तो बाद में जो राजकीय नेता तय करेंगे वो होगा, लेकिन मैं कभी अपने मन में कोई बहुत ज्यादा। लेकिन पार्टी के लिए आपने इतना बड़ा पार्टी के निर्देश पर आपने इतना बड़ा जोखिम लिया, बहुत कम समय में था आपके पास, आपको निर्देशित किया गया, आप जाके चुनाव लड़े, पूरी दम से लड़े और उसके बाद देखिए पार्टी का भरोसा तो आप पर कायम है, तो पार्टी आपको एक बड़ी भूमिका में अगर देखना चाहती है तो आपकी पसंद क्या होगी सर? मैं देखिए जो पार्टी का आदेश होगा उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है जी। पार्टी ने आदेश किया, नेताओं ने आदेश किया कि आपको पाटन लड़ना है, उन आदेशों का परिपालन नहीं किया। ठीक, आज पार्टी का ही देन है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि फिर से एक बार दुर्ग के लोकसभा सीट के लिए मुझे प्रत्याशी बनाया, ये मेरा सौभाग्य। तो जो आदेश होगा उसका परिपालन पेशा एक सिपाही की तरह करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय बघेल जी, बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले चुनाव के लिए। जनता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे, आप जनता की सेवा करते रहें। न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया, दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।